नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सहारनपुर से, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का जानलेवा हमला का मामला। देवबंद के मिरकपुर गांव के पास हमलावरों की कार बरामद हुई है। पुलिस ने हिमांशु नाम के एक युवक को हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी है पुलिस, तो कार से आए हमलावरों ने की थी चंद्रशेखर रावण पर फायरिंग। पेट को छूते हुए निकल गई थी गोली। चंद्रशेखर रावण की तबीयत बेहतर, आज हो जाएंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। तो चंद्रशेखर रावण कौन है वो भी आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर 2015 से ही भीम आर्मी के बैनर तले पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी साल 2020 में बनाई। दलित हितों के लिए मजबूती और निडरता के साथ उठाए गए इनके कदमों से जल्द ही पार्टी की पहचान बनी। बिजनौर, बुलंदशहर, सहारनपुर जैसे कुछ जिलों में भीम आर्मी काफी प्रभाव में है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लिस्ट में भी शामिल रहे। 2022 के चुनाव में गोरखपुर के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने साथियों से अपील करते हुए कहा कि शांति बनाए रखें, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। आपको सुनवाते हैं। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हुए हमले को लेकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको सुनवाते हैं। जो ही मिली है, बड़ा दुखद समाचार रहा है कि हमारे भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी पर जिस तरह से हमलावरों ने सहारनपुर में हमला करके जान लेने का प्रयास किया है, तो इस चीज़ की तो पहले घोर निंदा और दुख इस बात का है कि भयमुक्त समाज, गुंडा रहित प्रदेश का दावा करने वाली प्रदेश सरकार, इसके वादे तो खोखले निकल रहे हैं कि देश के बहुजन समाज के एक लोकप्रिय नेता के ऊपर जिस तरह से हमलावरों ने जान लेने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा भी कि सरकार से अनुरोध भी है कि तत्काल प्रभाव से उन सबकी गिरफ्तारी हो और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हमारे नेता के साथ, बहुजन समाज के लड़ाई लड़ने वाले इस लोकप्रिय नेता के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे में तत्काल सुरक्षा मुहैया कराए। तो चंद्रशेखर के हमलावरों का सुराग मिला है। पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। तो कार से आए थे हमलावरों ने चंद्रशेखर रावण पर फायरिंग की, तो पेट से छूते हुए गोली निकल गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया और आज डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो चंद्रशेखर रावण की तबीयत बेहतर, आज हो जाएंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। सहारनपुर में यह घटना हुई जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला किया गया। देवबंद के मिरकपुर गांव के पास हमलावरों की कार बरामद हुई है। पुलिस ने हिमांशु नाम के एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो हमलावर गाड़ी से आए थे, जिस गाड़ी से आए थे उसको बरामद किया गया है। तो चंद्रशेखर के हमलावरों का सुराग लगातार पुलिस ढूंढ रही है और इस बीच देवबंद के मिरकपुरा गांव के पास हमलावरों की कार बरामद हुई है और इसके साथ ही पुलिस हिमांशु नाम के एक युवक को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ कर रही है।
यूपी स्वास्थ्य विभाग में बम्पर तबादले, कई जिलों के बदले गए सीएमओ। अशोक कुमार बने मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर, तो वहीं गीतम सिंह हमीरपुर के बने मुख्य चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर रोहतास बने मुख्य चिकित्सा अधिकारी। हरदोई के डॉक्टर अश्विनी कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र के बनाए गए, तो डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी औरैया के बने हैं। महावीर सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही डॉक्टर रमेश चंद्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी की कमान संभाल रहे हैं। डॉक्टर संजय जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के बनाए गए, तो डॉक्टर अंशुमान सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी की जिम्मेदारी। तो डॉक्टर देश दीपक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो डॉक्टर राम बदन राम मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद, तो डॉक्टर संजीव मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद। डॉक्टर हरपाल सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर बनाए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर नंद कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर सत्यपाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा की जिम्मेदारी दी गई है। तो कई जिलों के बदले गए हैं सीएमओ। तो ये तबादला एक्सप्रेस देखने को मिली है, जहां पर हर विभाग में इस वक्त स्थानांतरण देखने को मिल रहा है। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कई जिलों के सीएमओ बदले गए हैं, स्थानांतरण देखने को मिल रहा है सभी विभागों में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इस समय ट्रांसफर पॉलिसी लागू है। 30 जून तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। इसके अंतर्गत तमाम जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो हो सकते हैं। जो नियम होता है वो 3 साल एक जिले में, 5 साल एक मंडल में जो लोग रह चुके हैं उनका स्थानांतरण होता है। साथ ही साथ किसी विभाग में, किसी दफ्तर में 20% से ज्यादा लोगों का ट्रांसफर नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर इसी क्रम में आज स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिलों के यानी कि सीएमओ, उनके ट्रांसफर हुए। 18 जिलों के जो सीएमओ है वो बदले गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या ये है और अभी उम्मीद है कि आज शाम तक दूसरी लिस्ट भी आ सकती है जिसमें तमाम अन्य जिलों के भी जो है जो सीएमओ है उनको बदला जा सकता है। निश्चित तौर पर बात करें तो जो है फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, औरैया, बागपत, मैनपुरी, अयोध्या, अमेठी, गाजीपुर, साथ ही साथ अगर फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, मिर्जापुर समेत तमाम जिले हैं जिनके जो सीएमओ हैं बदले गए। निश्चित तौर पर आज का दिन और कल का दिन शेष बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर नीति का, क्योंकि 30 तारीख के बाद से ट्रांसफर नीति पर लगाम लग जाएगी। उसके बाद अगर किसी का ट्रांसफर करना होगा तो उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री से लेना होगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं उनका कहीं ना कहीं जो स्थानांतरण हो किया जा रहा है, जिससे कोई सवालिया निशान ना खड़े हो पाए। क्योंकि पिछले साल जब स्वास्थ्य महकमे के ट्रांसफर पोस्टिंग हुए थे उस दौरान काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं तरीके से उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जो है आमने सामने आ गए थे, तमाम बवाल हुआ था, कई अफवाहें उड़ी थी। निश्चित तौर पर उसके बाद कई जिलों के ट्रांसफर जो थे उनको रद्द भी किया गया। एक लिस्ट आई थी इसमें अपर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनकी लिस्ट जारी हो गई थी, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था। निश्चित तौर पर इस साल जब ट्रांसफर पॉलिसी लागू की उससे पहले मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो ट्रांसफर पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई गई है उसी के तहत ट्रांसफर होंगी, ना किसी मंत्री की चलेगी ना किसी अधिकारी की चलेगी। जो नियमता होगा उसी का होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार वैसा कुछ दिखाई भी दे रहा है क्योंकि तमाम विभागों में ट्रांसफर हो चुके हैं और आज का दिन और कल का दिन शेष बचा हुआ है। ऐसे में अगर किसी तरह का बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ तो निश्चित तौर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बात जो मुख्यमंत्री करते हैं उसको लागू किया गया। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था कि मंत्री चाहते थे कि उनके लोगों का ट्रांसफर हो जाए, वो जिनका चाहे उनका हो, जबकि अधिकारी जो थे वो चाहते थे उनके जानने वालों का ट्रांसफर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपसी खींचातान होती थी, लेकिन अब उसको खत्म किया गया और 18 जो जिलों के सीएमओ है वो बदले गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार सीएमओ के तबादले किए गए, कई जिलों के बदले गए हैं सीएमओ। आपको बताते चले लगातार तबादला एक्सप्रेस देखने को मिल रही है। हर विभाग में ये तबादला और स्थानांतरण देखने को मिल रहा है। वहीं देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल जुहा का त्योहार। प्रदेश में 33,340 ईदगाहों में अदा की जाएगी ईद उल अजहा की नमाज। तो 2,213 संवेदनशील स्थानों पर पुख्ता पुलिस बल, ईदगाहों पर साफ सफाई और विद्युत व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया है निर्देश। डीजीपी मुख्यालय ने तैनात किए 238 कंपनी पीएसी और 3 कंपनी एसडीआरएफ। तो डीजीपी मुख्यालय की ओर से तैनात की गई 7 कंपनी सीएपीएफ, तो वहीं 7,570 ट्रेनी दारोगा
तो प्रदेश भर में तैनात किए गए डायल 112 के 4800 वाहन, पुलिस बल की ओर से सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज बकरीद के मौके पर लगातार जहां एक तरफ लोग आज बकरीद का त्योहार मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। पहले से ही जिस तरह निर्देश दिए गए थे सीएम के द्वारा कि तमाम मुस्तैदी होनी चाहिए, और वही मुस्तैदी देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल, पूरे देश में आज ईद उल जुहा का त्यौहार यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के तमाम अधिकारियों से साफ तौर पर कहा था कि त्यौहार के दौरान किसी भी तरह का कोई घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जिलों के कप्तान की होगी। निश्चित तौर पर आज त्यौहार मनाया जा रहा है। 33,340 जो मस्जिदें और ईदगाह हैं प्रदेश भर में, जहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो 2213 पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के अलग से पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें पुलिस महकमे की तो 238 जो है बटालियन जो पीएससी है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई है। 3 बटालियन जो है एसडीआरएफ लगाई गई है। 7500 लगभग जो है ट्रेनी दरोगा है उनको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारा गया है। इसके अलावा थानों की फोर्स लगाई गई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो पुराना लखनऊ काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इस दौरान वहां पर विशेष तौर इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी की जा रही है। यहां तक कि पुलिस ने पैदल मार्च करके जो सड़कों पर सीसीटीवी लगे हुए जो खराब थे उनसे जो उनके मालिक थे, मकान मालिक या दुकानों के मालिक, उनसे अनुरोध किया था कि अपने सीसीटीवी सही करा ले, जिससे त्योहार अमन और चैन के साथ बीतने पाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि किसी भी तरह की कोई नई रीत ना लागू होने पाए, यानी कि सड़कों पर नमाज ना होने पाए, क्योंकि अमूमन देखने में मिलता है सड़कों पर जब नमाज होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था उससे ध्वस्त होती है। साथ ही साथ जब कुर्बानी दी जाए तो प्रतिबंधित जो पशु होते हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए, क्योंकि जो प्रतिबंधित पशु उनकी कुर्बानी अगर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उससे भी बखेड़ा खड़ा होता है। इसके साथ ही साथ कुर्बानी के बाद जो मलबा बचता है उसको सुरक्षित स्थानों पर डाला जाए, कहीं भी न फेंका जाए, क्योंकि उससे संक्रमण की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बरसात का मौसम है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं हिदायत दी गई। साथ ही साथ जो पुलिस महकमा लगातार पीस कमेटियां हैं उनके साथ बैठकें कर रहा था। पीस कमेटियों के माध्यम से लोगों से आग्रह किया जा रहा था कि कोई नया रीत रिवाज ना लागू किया जाए, जहां पर जो चीजें होती थी वही होने में। निश्चित तौर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जो है बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद नमाज भी होगी, उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, बकरीद का मौका है और इस मौके पर लगातार पुलिस विभाग की तरफ से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बयान क्या दिया? मुस्लिम उलेमाओं की नींद उड़ गई है। फिर क्या था? आनन फानन में आधी रात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्चुअल बैठक बुलाई गई और सीधा विरोध करने की बजाय बीच का रास्ता निकालने पर विचार विमर्श हुआ। सवाल उठता है कि क्या समान नागरिक संहिता पर सरकार के रुख से उलेमा घबरा गया है और उलेमाओं का ताजा रुख क्या देश के बदले मिजाज की तस्वीर दिखाने के लिए काफी है? आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मुस्लिम उलेमाओं की नींद हराम। आधी रात के मंथन में क्या निकला समाधान? मंगलवार को भोपाल की रैली में पीएम मोदी के संबोधन ने मुस्लिम उलेमाओं समेत समूचे विपक्ष के कान खड़े कर दिए। मोदी ने जिस तरह समान नागरिक संहिता को लेकर दहाड़ लगाई और साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर तेजी से आगे बढ़ने वाली है, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बोर्ड के मेंबर्स ने बैठक बुलाई और वर्चुअली आधी रात तक इस बात पर मंथन करते रहे कि आखिर सरकार के इस रुख पर क्या किया जाए। बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील और कानून के जानकार भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि बोर्ड की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे लेकर लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को यूसीसी के ड्राफ्ट में शामिल करने की मांग की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या उलेमा मान चुके हैं कि केंद्र सरकार ने अगर समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर रुख दिखाया है तो सरकार इसे पूरा करके ही दम लेगी, क्योंकि अब तक जिस तरह का तीखा विरोध बोर्ड की तरफ से किया जाता रहा है
वैसा विरोध इस बार नहीं किया गया। उल्टे लॉ कमीशन के सामने जाकर अपना पक्ष रखने का फैसला किया गया। जाहिर है ये सब कुछ देश के बदले मिजाज का प्रभाव है, जिसे देखते हुए सीधे विरोध से कुछ हासिल होगा इसमें संदेह है। वहीं पीएम के बयान के बाद बीजेपी नेताओं में समान नागरिक संहिता का समर्थन करने की होड़ मची हुई है। वैसे समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें भी जानना जरूरी है। कहा जा रहा है कि 3 तलाक कानून बनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कानून बनाना है तो उन पुरुषों के खिलाफ बनाएं जो पत्नी को छोड़ देते हैं। यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, अन्य धर्मों को भी नुकसान है। कानून लागू हुआ तो मुसलमानों के पारिवारिक मामलों पर असर होगा। आदिवासियों की परंपराओं पर भी गहरा असर पड़ेगा। संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है, इसलिए इस कानून की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का निर्माण जब सभी धर्म बराबर हैं तो फिर आखिर सभी धर्मों के अलग अलग नियम और कानून कैसे? कि माने हिंदुओं के लिए एक ही शादी करेगा, मुसलमान 4 शादी कर सकता है, तो आखिर ये नियम कैसे? मुसलमान 3 तलाक दे सकता है और हिंदुओं को इस प्रकार के तलाक का अलग नियम है, या फिर ये सब कैसे? तो कैसे इस प्रकार का भेदभाव जो भी देश में आज सांप्रदायिक खाई है वो सब इसी कारण से है कि यहाँ के ऊपर सभी धर्मों के अलग अलग नियम हैं, जबकि भारत के में सभी रहने वाले लोगों के लिए संविधान से ही, भारत के हिसाब से भारत चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती, इसलिए चुनाव से ऐन वक्त पहले यूसीसी को लेके वो शगुफा छोड़ने का काम किया है। इससे पूर्व भी विधि आयोग ने यूसीसी के कानून को लागू करने से इनकार किया था और फिर से विधि आयोग ने 30 दिन में लोगों से राय मांगी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के शगुफे छोड़ा करती है। वैसे समान नागरिक संहिता का इतिहास देखें तो कई बार इसे लागू करने की कोशिश की गई। खुद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी इसके पक्ष में थे। बाबा साहेब की राय थी कि समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन इसे स्वैच्छिक रखा जाना चाहिए। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहेब ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोरदार दलीलें दी थी। अम्बेडकर का मानना था कि इसे धीरे धीरे लागू किया जा सकता है। अम्बेडकर ने कहा था कि शरीयत एक्ट 1937 से पहले देश के तमाम हिस्सों में मुस्लिमों पर भी हिंदुओं के कानून लागू होते थे। उत्तराधिकार के मामले में यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और बॉम्बे जैसे तमाम हिस्सों में मुस्लिमों पर हिंदू कानून लागू थे। यहां तक कि उत्तराधिकारी से जुड़ा दक्षिण का मरुमक्कथायम सिस्टम, जो मात्र सत्तात्मक सिस्टम था, वो हिंदुओं के साथ दक्षिण भारत के मुस्लिमों पर भी लागू था। संविधान की धारा 44 भी यूसीसी का जोरदार समर्थन करती है। तो वही सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने फैसलों में समान नागरिक संहिता की जरूरत बता चुका है। एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है। बड़ी बात यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसके 3 कोर एजेंडे में ये मुद्दा भी शामिल है। 2 एजेंडे, राम मंदिर निर्माण और धारा 370 की समाप्ति पूरी हो चुकी है। तीसरा अहम एजेंडा पर बहस जारी है। ऐसे में बहसबाजी चाहे जितनी हो, केंद्र सरकार का रुख बता रहा है कि जल्द ही इस मसले पर निर्णायक फैसला हो जाएगा। विपक्ष और मुस्लिम संगठन इस बात को समझ चुके हैं। शायद यही वजह है कि विरोध के सुर उठे तो हैं, लेकिन उतने मुखर नहीं जितने पहले हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर प्रयागराज से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया। उनकी पार्टी यूसीसी का समर्थन करना चाहती है। यूसीसी को लेकर पीएम ने देश के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं रखा। बीजेपी का मकसद यूसीसी को पास करना नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना है। बीजेपी का मकसद यूसीसी लागू करना होता तो 9 साल से बीजेपी सरकार सो नहीं रही होती। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। पहली बात तो अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहेंगे? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है,
यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर ये सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आप? उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में इन दिनों सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। टमाटर की बात करें तो इनकी कीमत आसमान छू रही है। इसको लेकर अब सियासत भी छिड़ गई है। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने टमाटर के भाव बढ़ने का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा। टमाटर हो या महंगाई, सब सरकार की कमी से है। उन्हें मजहब के मामलों में ना पड़कर टमाटर और महंगाई को देखना चाहिए। हमारे इस हिंदुस्तान में जो बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये वो इन चीज़ों को तो नहीं देख रहे हैं कि जो गरीब आदमी का कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, कैसे उसको रोटी मिलेगी जितनी महंगाई हो रही है। तो बजाय इन्हें फिक्र 24 की है कि चाहे कोई भूखा मर जावे या उसे कोई चीज़ न मिले, इसकी फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से भुखमरी दूर हो, गुर्बत दूर हो और ये महंगाई कम हो। तो इस पॉलिसी पर तो वो काम नहीं कर रहे हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां हिरासत में धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोग, 3 महिलाएं सहित 4 लोग पुलिस ने हिरासत में लिया है। भीड़ जुटाकर एक धर्म विशेष की आलोचना की जा रही थी। भीड़ को दूसरा धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। तहरीर पर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है पुलिस। पवई थाना इलाके के ढाका नरवारी गांव का ये मामला है। आजमगढ़ के पवई थाने में आकर एक ब्रजेश पांडे नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि पवई थाना अंतर्गत ही एक ग्राम ढाका नरवारी है, जहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके ईसाई बना रहे हैं और आज भी वो एक खेत में कनात लगाकर ये धर्म परिवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर थाने की पुलिस मौके पर गई। मौके पर कनात लगाकर ये पाया गया कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं या उनको अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन का ये खेल देखने को मिला, जहां हिरासत में धर्म परिवर्तन कराने वाले 4 लोगों को लिया गया है। 3 महिलाएं सहित 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। तो भीड़ जुटाकर की जा रही थी एक धर्म विशेष की आलोचना। भीड़ को दूसरा धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था, जिसके बाद तहरीर पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पवई थाना इलाके के ढाका नरवारी गांव का ये मामला है। तो किस तरह से लगातार धर्म परिवर्तन के ये मामले सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ से ये मामला सामने आया, जहां पर धर्मांतरण को लेकर भीड़ जुटाकर धर्म विशेष की आलोचना की जा रही थी। तो भीड़ को दूसरा धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। और अधिक जानकारी के साथ संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से आजमगढ़ में ये धर्म परिवर्तन का खेल देखने को मिला है, अधिकारियों की तरफ से अभी क्या जानकारी दी गई है? पवई थाना क्षेत्र में नरवारी गांव में धर्म को लेकर चर्चा हो रही थी, लोगों को बैठा के, और वहाँ पे लोगों को ये बरगलाया जा रहा है कि इस तरह के करो, ये करो। और उसमें एक परिवार है जो जिसमें इन लोगों को भी हमने विजिट किया, तो पूनम बेटी और जिसको लेके सिखा है, पढ़ा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों को गलत लगा, वो सूचना देते हैं, जिस तक पुलिस आती है और उन लोग को गिरफ्तार करके जांच करती है और आगे जो जिसमें संलिप्त लगेंगे जांच में जो जिसका नाम है उसको गिरफ्तार करेगी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।